आज की बात, स्वागत। आप जानते हैं कि आज की बात में इस समय हम लोग एशिया का जो एक पर्वतीय क्षेत्र है जिसको बौद्ध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है, तिब्बत, उस तिब्बत की ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो जानकारी जिस पुस्तक से हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये वास्तव में एक संशोधन है भदंत डॉक्टर सावंगी मेधनकर जी का। आइए इसमें आगे बढ़ते हैं। हमने आपको पिछली बार बताया कि तिब्बत का जो विकास है वो एक कबीले के द्वारा हुआ है और कबीले की संस्कृति ये आगे बढ़ते बढ़ते एक स्थायी संस्कृति के रूप में स्थापित हुई। और ये बात जो जितनी जानकारी हमें मिलती है यह 2255 ईसा पूर्व की मिलती है, तब से इसका उल्लेख मिलता है। उसके पहले भी एक क्षेत्र विकसित रहा होगा, वहाँ भी जनजीवन तब रहा होगा, लेकिन उसकी कोई खास जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन ईसा पूर्व 2255 की ये जानकारी है और उसके बाद का जो विकास क्रम है उस तिब्बत के विकास क्रम से इस समय हम जुड़ रहे हैं। देखिए, पौराणिक काल में एक दूसरा राजा जिसका उल्लेख मिलता है, जिसका वर्णन कई तिब्बती काव्यों में पाया जाता है। तिब्बत में गीत काव्य इसकी एक बड़ी समृद्ध परंपरा रही है। तो इन काव्यों में एक राजा का उल्लेख मिलता है पौराणिक काल का, वो है भोथोरिनेनशे। भोथोरिनेनशे। तो ये जो राजा है ये नेंगख्रीत्सपो तथा अन्य 27 राजाओं और तिब्बती इतिहास के निर्माता स्त्रोंगत्संगम्पो के मध्यकाल में हुआ था। ये जो मिलता है ये उल्लेख स्त्रोंगत्संगम्पो इनके पहले का, मतलब न्यख्रीस्तोपो इनके तथा स्त्रोंगत्संगम्पो इन दोनों के मध्यकाल में मिलता है। अब एक पौराणिक कथा मिलती है तिब्बत में पौराणिक कथाएं बहुत है और वहाँ कथा कथन का कार्यक्रम जो है वो बहुत चलता है और वहाँ की शिक्षाओं में भी कथा कथन आता है। वैसे ये कथा कथन हमें भारत में भी मिलता है और ये कथा कथन बहुत सारी जगह में उपलब्ध है। कथाओं को कथन करना और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी पहुँचाना ये हमारे यहाँ की परंपराएं तो रही है। तो देखिए कि एक पौराणिक कथा बतलाती है कि एक दिन भोथोरिनेनशे अपने महल में बैठा था, तो उसी समय उसके सामने आकाश से एक बक्सा गिर पड़ा। उस बक्से में 2 बौद्ध ग्रंथ थे, एक भिक्षापात्र और परम सत्य के 6 अक्षर ओम मणि पद्मे हुम। तो ये जो 6 अक्षर उनको मिले, 2 ग्रंथ, एक भिक्षापात्र और परम सत्य के 6 अक्षर ओम मणि पद्मे हुम, एक स्वर्णमय स्तूप की और चिंतामणि की मिट्टी की एक प्रतिमा थी। उसमें एक स्वर्णमय स्तूप और चिंतामणि की मिट्टी की प्रतिमा थी। इस दिव्य में उपहार का मतलब कोई समझ ही नहीं पाया। एक बक्सा गिरा, बक्से में ये चीजें थी, इसका मतलब कोई समझ नहीं पाया और इसी कारण से उसे गहन समझकर एक ओर रख दिया गया। इस घटना के कुछ वर्षों के पश्चात राजा के सम्मुख 5 अतिथि पेश हुए। यह घटना घटित हुई, उसके बाद कुछ वर्षों के पश्चात फिर 5 अतिथि पेश हुए जिन्होंने उन चीजों का महत्व समझाने का दावा किया। और वो जो 5 जो अतिथि थे उन्होंने वो चीजें जो बक्से में थी उनका महत्व समझाने का दावा किया, लेकिन राजा ने उस मंजूषा के प्रति गौरवादर तथा पूज्य भाव प्रदर्शित किया था, फिर भी आगंतुकों के धर्म प्रचार कार्य पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये जो 5 लोग आए थे इनकी बात पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसे उन्होंने सुन लिया, ठीक है, लेकिन उसे छोड़ दिया, उस पर ध्यान नहीं दिया। और वे जैसे अदृश्य होकर आए वैसे ही अदृश्य होकर लौट गए।
वे अचानक उनके सामने प्रकट हुए और अचानक उनके सामने से चले गए। मतलब इसका ये समझ लेना चाहिए कि ये कोई धम्म प्रचारक थे और ये धम्म प्रचारक धम्म साहित्य लेकर तिब्बत के उस क्षेत्र में पहुंचे थे, लेकिन तब वो कबीले की संस्कृति से एक स्थायी संस्कृति कर, मतलब घुमंतु जातियों की संस्कृति से थोड़ा स्थायी संस्कृति की ओर वो जा रहे थे और इसलिए ऐसी स्थिति में उन्होंने इन प्रचारकों की बात नहीं सुनी। ये कथा तिब्बत गए प्रथम धर्मदूतों से संबंध रखती है और कुछ विद्वान इसी को बुद्ध धम्म का प्रथम प्रवेश भी मानते हैं तिब्बत के क्षेत्र में। ये कुछ विद्वानों का मत है। ये माना जाता है कि ये आगंतुक या तो नेपाल से आए थे या फिर चीनी भिक्षु रहे होंगे, क्योंकि वो क्षेत्र आपस से जुड़े हुए हैं। तो हो सकता है कि कोई नेपाल से वहां पहुंचा हो या तो फिर कोई चीनी भिक्षु रहे होंगे। इस तरह की बात मानी जाती है। सम्राट स्त्रोंगत्संग गंपो के युग में पदार्पण करने के लिए और 4 पीढ़ियां पार करनी पड़ती है। ये जो सारी घटनाएं हैं, इन घटनाओं के बाद फिर 4 पीढ़ियों के बाद आता है वक्त सम्राट स्त्रोंगत्संग गंपो का, जो एक प्रसिद्ध तिब्बती सम्राट है। तो सम्राट गंपो 7वीं सदी के आरंभ में हुए। उनके पिता नम्रिसोंगत्संग ने 570 ईस्वी में 50 वर्ष तक तिब्बत पर राज किया और उनके राज्यकाल के बारे में प्रामाणिक जानकारी बहुत थोड़ी मिलती है। बहुत सारी चीजें इस क्रम में, जीवन के क्रम में छूटती चली जाती है जब उन्हें उनका दस्तावेजीकरण न किया जाए, जब उन्हें लिपिबद्ध न किया जाए, जब उन्हें सहज कर न रखा जाए। तो ये भी तिब्बत के साथ हुआ और बहुत थोड़ा इतिहास मिलता है उस वक्त का। गंपो के पूर्व तिब्बती जाति घुमंतु रही है। गंपो जो है, उनके पूर्व जो तिब्बत की जो स्थिति रही वो घुमंतु जाति वाली रही है और अभी वह सभ्यता के युग से बहुत दूर थी। उसका आहार और निवास बहुत साधारण था। याक के दूध तथा मांस पर ही अधिकांश लोग अपना जीवन यापन करते थे। वहाँ जो याक था, उस याक को ही उनके भोजन का उन्होंने पहला जरिया बना रखा था और उसके साथ ही उसका दूध और मांस, इसी के आधार पर वे लोग अपना जीवन यापन करते थे, जीते थे। वे युद्ध प्रिय थे और लुटेरे थे। मतलब यदि उस क्षेत्र का, पर्वतीय क्षेत्र का अगर कोई इतिहास देखने की, समझने की कोशिश करें तो वे युद्ध प्रिय और लुटेरे थे। वे लाल मिट्टी से अपने चेहरे को पोतते थे, लाल मिट्टी से अपने चेहरे को पोतते थे। यद्यपि उन्होंने मकान और नगरों का निर्माण सीख लिया था, तो भी वे तंबुओं में रहना अधिक पसंद करते थे। जो परंपरा थी उनके पास में, घुमंतु जातियों की एक जो परंपरा होती है तंबुओं में रहना, भले ही उन्होंने अपने पक्के मकान और नगरों का निर्माण सीख तो लिया था कि ऐसा हो सकता है, लेकिन बावजूद इसके वो तंबुओं में रहना ज़्यादा पसंद करते थे। अब तिब्बत का ये जो विकास क्रम है, इस विकास क्रम से इस समय आज की बात में हम लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन यहाँ हमें रुकना होगा। रुकते हैं इस वादे के साथ कि पुनः आपसे भेंट होगी कल, जब हम इसी बात को अगली कड़ी में आगे बढ़ाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिएगा।